हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर, जिसका लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। किस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम यहाँ सबसे पहले कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर है हमारे पास, और वो कैपेसिटर हमने इस तरीके से बनाया, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है हम C ले रहे हैं, यानी C1, और यहाँ का पोटेंशियल V1 लेना चाहते हैं। यहाँ जो चार्ज होगा वो Q1 होगा, यहाँ भी चार्ज होगा तो Q1, यानी कि यहाँ प्लस वाला और यहाँ माइनस। उसी तरीके से एक और कैपेसिटर है जिसको हम कुछ इस तरीके से, जिसका कैपेसिटेंस C2 है और चार्ज जो है वो Q2 के इक्वल है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। जिस बैटरी से हम कनेक्ट कर रहे हैं उस पोटेंशियल जो है V2 हम ले रहे हैं। इन दोनों कैपेसिटर को अगर इनिशियली देखा जाए तो इन पे चार्ज कितना होगा। अगर चार्ज की बात करें हम, चार्ज अगर Q1 हमें निकालना है तो Q इक्वल टू क्या होता है, हमने तो पढ़ा है कि C इक्वल टू Q अपन V। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV, यानी C1 V1। उसी तरीके से Q2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा C2 V2। ठीक है, अब इन दोनों कैपेसिटर को क्या कर दिया जाए, थोड़ी देर में चार्ज जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ते जाएगा ये चार्ज हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्कनेक्ट करके इनको आपस में जोड़ देना चाहते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसका ऐसे और दूसरे को इस तरीके से। यहाँ पे जैसे ही हम जोड़ेंगे इसे क्या होगा, कैपेसिटेंस तो वही C1 और C2 ही रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से अगर ऐसा ऐड करते हैं तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे एक दूसरे का चार्ज ट्रांसफर होगा। और जब तक ये ट्रांसफर होगा, जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये केस जो है पैरेलल का केस है। और पैरेलल का केस है तो आप इसको कैसे डील कीजिएगा, यहाँ पे अगर पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल के केस में, तो यहाँ पे अगर लिखें इफ टू कैपेसिटर कंबाइन, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। यहाँ पे टोटल चार्ज हमें पता है, जब यहाँ पे Q1 और Q2 चार्ज है तो टोटल चार्ज हमारा Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा। इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, टोटल कैपेसिटेंस के लिए सोचना है कि यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम टोटल कैपेसिटेंस की बात करें, टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या होता है, ऐड कर देते हैं C1 प्लस C2 के इक्वल। और हमें पता है कि कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, उसका फॉर्मूला, तो कॉमन पोटेंशियल अगर कॉमन पोटेंशियल लिख रहे हैं यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज जो हमने निकाला है वो Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 और डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2। तो इस तरीके से जो कॉमन पोटेंशियल हमारा आ रहा है, यहाँ Q1 हमने निकाला था C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इस तरीके से ये हमारा कॉमन पोटेंशियल आ गया, जो कि अब दोनों पे इतना पोटेंशियल हो जाएगा पैरेलल में। आगे बढ़ते हैं, अगर हम कहें कि आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज कैपेसिटर क्या होगा, कॉम्बिनेशन के बाद हमने ऐसा मान लिया कि इस पे चार्ज Q1 रहा होगा और इस पे चार्ज Q2 रहा होगा, तो हम Q1 Q2 किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ कहेंगे हम, देखिए Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो C1V और Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2V। यहाँ पे पोटेंशियल दोनों का सेम है, इसका रेशियो निकाल दो, इसको 1 और इसे 2 ले लें, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 अपन Q2 इक्वल टू C1 अपन C2। ये भी ध्यान रखिएगा, चार्ज जो है यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपेसिटेंस का दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे।
अगर यहीं पे अगर हम बात करें कि ऐसा होने से पोटेंशियल एनर्जी का लॉस क्या होगा, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन में पोटेंशियल का भी लॉस होगा। शुरू में पोटेंशियल कुछ और है और बाद में कुछ पोटेंशियल एनर्जी में हम लॉस निकालना चाहते हैं। तो आइए इसी में देखते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का लॉस। तो हेडिंग करते हैं इसको, लॉस ऑफ एनर्जी इन redistribution of charges। redistribution of charges केस इसी को रखते हैं सेम। अगर हम कहें यहाँ पे कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन बिफोर कनेक्शन यू इनिशियल जिसे बोला जाएगा, तो दोनों का अलग अलग, तो क्या हम लिख सकते हैं हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आफ्टर द कनेक्शन, यहाँ तो पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा और हो भी गया था, लिखेंगे आफ्टर कनेक्शन पोटेंशियल V कॉमन है ये, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, अभी हमने बताया था V इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटर। टोटल कैपेसिटर, टोटल चार्ज हमने निकाला था Q1 प्लस Q2 और कैपेसिटेंस की जगह पे C1 प्लस C2। साथ में पता है कि यहाँ पे पुट क्या करना है, तो कहेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये आ गया हमारा कॉमन पोटेंशियल, पहले से भी हमने यहाँ पे ऊपर दिखाया था। लेकिन इसको अब पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर द कनेक्शन कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन हम अगर फाइनल कहें तो कहेंगे हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर। इसीलिए आफ्टर कनेक्शन पैरेलल में आएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल हमें सेम ही रखना है। अगर यहाँ से पोटेंशियल यहाँ पे अगर कॉमन ले ले हाफ C1 प्लस C2 और यहाँ V स्क्वायर, आप समझ सकते हैं V का वैल्यू हमें कॉमन निकाल रखा है, कितना निकाला है, हम यहाँ पुट कर देंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में, तो हाफ C1 प्लस C2 और साथ में V के जगह पे रख देंगे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का स्क्वायर। यहाँ पे एक टर्म तो ये कट जाएगा, यहाँ पे केवल एक ही बचेगा, तो क्या लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू C1 प्लस C2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब ये फाइनल हो गया, इनिशियल को हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 कर देते हैं इसे, और दूसरे में यहाँ पे इक्वेशन 2 कर देना चाहते हैं। अब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं यहाँ पे, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, यू लॉस इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब यहाँ देखिए इनिशियल हमने कितना निकाला था, तो इनिशियल पहला इक्वेशन हाफ C1, ठीक है लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस अभी जो हमने पोटेंशियल निकाला है यहाँ पे उसको रख देंगे, कितना है हाफ C1 प्लस C2 और साथ में अपर में C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर।
अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके यहाँ से कॉमन लेना है। यहाँ पे जो अभी वैल्यू कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, केवल हाफ ही है, तो हम क्या कह रहे हैं, इसको यहाँ से लिखना चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर पाए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1/2 जो है कॉमन है, तो 1/2 हम ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ आएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो C1 प्लस C2 आएगा, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 नहीं, C1 प्लस C2। और इस तरीके से पहले इसको प्रोडक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा, प्रोडक्ट करते हैं, C1 है तो यहाँ लिखेंगे C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2। उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, हमने केवल फॉर्मूला ही अप्लाई किया है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 C1 प्लस C2 हम लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए बहुत सारे टर्म कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही टर्म यहाँ से कट जा गया। तो यहाँ से कटने के बाद यहाँ जो वैल्यू बच रहा है, ऊपर देखिए C1 C2 सब में कॉमन है, तो क्यों ना हम C1 C2 निकाल ही लें। तो यहाँ से आ जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2, और साथ ही यहाँ पे बचेगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। तो यहाँ पे हमारा जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आया, इस फॉर्मूले को हम आप पहचान रहे हैं, C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, केवल कैलकुलेशन था यहाँ तक, और कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं होता है। आगे जो हमारा कंसेप्ट है, ये कैपेसिटर का इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है, जिसमें आपको कॉपी लेके ही बैठना है क्लास के लिए, और बिल्कुल आप इसको लाइन से लिखिए, फिर एक बार जब देखिएगा तो 100% क्लियर हो जाएगा। अगर तब भी कोई दिक्कत होता है तो हमने आपको बता रखा है कि आपको क्या करना है। देखिए आगे बढ़ते हैं, और हम डाइलेक्ट्रिक, अब जो हमारा टॉपिक है वो डाइलेक्ट्रिक है, और आपने नाम सुना होगा डाइलेक्ट्रिक का, नहीं भी सुना होगा तो ठीक है, आज हम इस चीज को पढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक, अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, सही अगर आपको ऐसा समझिए, कोई भी इंसुलेटर है वही एक तरीके का डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन ये सीधे सीधे कहना थोड़ा सा अजीब लगता है, आप समझते हैं कि कैसे ये हो गया। तो हम इसको चलते हैं, इसके बेसिक से, इसके डेफिनेशन से हम लोग शुरू करते हैं, और इसके बारे में तब डिस्कशन करेंगे जब पहले इसका डेफिनेशन कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है आप इसको बारीकी से समझिए। यहाँ से जो टॉपिक है आपका थ्योरिकल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आपको कैपेसिटर के बारे में या इसके न्यूमेरिकल के लिए काफी अहम होता है ये। तो आइए शुरू करते हैं। इसका डेफिनेशन लिखिए, ए डाइलेक्ट्रिक is a substance which does not allow electric charges to pass through it but can transmit electric influence
through it। देखिए ऐसा ही डेफिनेशन कुछ इंसुलेटर का भी होता है। डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू इट बट कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस थ्रू इट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से पास जरूर करेगा। अब देखिए हम कहेंगे कोई भी सब्सटेंस इस तरीके का होता है, हम उसको इंसुलेटर कहते हैं। और इंसुलेटर का मीनिंग क्या है, इंसुलेटर में होता क्या है, कोई भी सब्सटेंस है इंसुलेटर है, तो हम कहेंगे इसका जो एटम्स होता है वो क्या होता है, टाइटली बाउंडेड होता है टू इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, बाउंडेड होता है। और तो एक तो ये बाउंडेड होता है और ये किसी भी हाल में ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है। तो हम क्या समझते हैं, और ऐसा कंडीशन जिसके पास होता है वो है इंसुलेटर होता है। तो हम मान लेंगे कि इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता और पास करने में फेल भी है। तो पास करने में फेल है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इंसुलेटर है। बट एक बात का है, यहाँ पे अगर फील्ड किसी तरीके से बढ़ाया जाए, इसे फील्ड में ले जाया जाए और इसमें लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया जाए, तो एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे बढ़ा दिया जाए, तो इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा अपने जगह से, बिल्कुल ना के बराबर स्मॉल डिस्टेंस, या ये समझिए बिल्कुल कम से कम डिस्टेंस, कम से कम डिस्प्लेस हो जाए, ऐसा करेगा। तो हम इसी प्रॉपर्टीज को हम ये डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स के होते हैं इसको पहले समझिए। देखिए पोलर और नॉन पोलर दो तरीकों के यहाँ पे कंसेप्ट है। ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर में सबसे पहले हम दोनों को लिखते हैं पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर होता क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन, फिर इसको समझाते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करता है। तो इसको पहले लिखते जाइए कि मॉलिक्यूल्स इन विच center of positive and negative charge, center of positive and negative charge, या charges coincide is called a non-polar molecules। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम O2 ले ले और H2, इसी को क्यों एग्जाम्पल दिया गया, देखिए यहाँ पे सब कुछ है डाइपोल मोमेंट पे, इससे इजीली समझा जा सकता है पोलर और नॉन पोलर। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दोनों ही, और ये दोनों कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज जैसा। तो जब दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या यहाँ पे डाइपोल होगा, नहीं, ऐसे केस में डाइपोल जीरो होता है, होता ही नहीं। अगर हम कहें कि हमारे पास CO2 हो, ठीक है, अगर हमारे पास CO2 है तो हम क्या लिखते हैं, कार्बन का एक मॉलिक्यूल और O का, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इसका इधर और इसका इधर। यहाँ पर भी दोनों का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, इस केस में भी P आपका 0 हो जाएगा। तो हम इसे कहते हैं कि ये ऐसे केस आपको मिले जहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपको 0 मिल रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं कि वो क्या है, नॉन पोलर है। एक चीज और, अगर सिमेट्रिसिटी देखा जाए यहाँ पे तो दोनों तरफ सेम दिखाई दे रहा है,
ऐसा लग रहा है एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो जहां पे सिमेट्रिसिटी भी आपको दिखाई दे तो आप ये समझ जाइए कि क्या है, ये नॉन पोलर है। आइए तो लिखते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिक symmetry, non-polar molecules have no dipole moment. Have no dipole moment. आइए अब हम अगला पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा है, अभी इसके दूसरे भी प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले पोलर के लिए देखते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो पहले इसका डेफिनेशन नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। देखिए, ए मॉलिक्यूल in which center of positive and negative charge positive and negative charge are separated is called a polar molecule. एग्जाम्पल के तौर पे क्या दीजिएगा यहाँ पे, HCl और H2O। HCl का कैसे, अब यहाँ पे इसका भी डाइलेक्ट्रिक चेक कर ले, जब वो हमने ऊपर देखा था तो सेम टू सेम यहाँ भी देख ले। अगर H की बात करें, H और Cl में बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, तो आपको पता है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इधर होगा, P यहाँ पे पॉसिबल है, P नॉट इक्वल टू 0। उसी तरीके से अगर H2O की बात करें, यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बनते हुए दिखाई देता है। यहाँ निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हुआ, निगेटिव से पॉजिटिव इधर और एक इधर, इनका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, यानी P और P नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 है। इसका मीनिंग है कि दोनों जगह P क्या है, अवेलेबल है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मिला आपको, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे, और इस तरीके से आप बता भी सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आपने पोलर पहचाना और नॉन पोलर पहचान लिया। मेनली है डाइपोल मोमेंट जिसका 0 हो जाता है, वो ज्यादातर नॉन पोलर ही होता है, यानी कि नॉन पोलर ही समझना है। फिजिक्स में हम इससे ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते। और दूसरा है पोलर, जिसमें जो है डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं होता है और नॉन पोलर में 0 के इक्वल होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे ध्यान रखना है। भाई आगे पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड में किस तरीके से बिहेव करता है। तो हेडिंग कीजिए, डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड। डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में डाइलेक्ट्रिक कैसे देखें, तो सबसे पहले हम नॉन पोलर के लिए समझाना चाहते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर के पास हमें पता है डाइपोल नहीं होता है, तो हमें शुरू से ही एक्सटर्नल फील्ड लेके चलना पड़ेगा, और तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले कुछ इसके रिलेटेड वर्ड है, उसको लिखा जाए। लिखिए साथ में, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक
filled the positive and negative charge positive and negative charge of a non-dielectric molecules are displaced in opposite direction and net dipole moment in the direction of the electric field. समझते हैं हम क्या कहना चाहते हैं और ये नॉन पोलर का कंसेप्ट क्या है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमने दो प्लेट ले लिया, यहाँ पे हमने जो है पॉजिटिव चार्ज रख लिया, यहाँ पे निगेटिव। इसके अंदर सो मेनी मॉलिक्यूल्स होंगे, जरूरी नहीं हम शेप नहीं डिफाइन करना चाहते हैं, बस ये बताना चाहते हैं अगर ये मॉलिक्यूल्स होगा तो पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव को, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव निगेटिव को करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन देखें तो इधर है, अगर इंड्यूस हो गया ये, और एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, एक्सटर्नल, तो आप समझ सकते हैं इंटरनली एक फील्ड जो है जनरेट होता है, और ऐसा होने से इंटरनली जो टोटल चार्ज का सम होता है वो जीरो हो जाएगा। और यानी कि क्या होता है, जो भी वॉल्यूमेट्रिक जितना भी चार्ज है वो सबके सब चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, तो सरफेस पे चला जाएगा। क्या होगा, सरफेस पे चला जाएगा। यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एक्सटर्नल इधर है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें इसके अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा। तो इस तरीके से कहा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक लाने से, कोई भी अगर अंदर लाते हैं डाइलेक्ट्रिक, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायरेक्ट असर होता है और इस तरीके से वो रिड्यूस होना शुरू कर देता है। तो आइए हम इसको पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए समझते हैं। ये तो नॉन पोलर के लिए हमने समझाया आपको, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे के हम समझते हैं। एक ही बात को बार बार घुमाया जा रहा है कि आप किसी तरीके से भी समझ जाएं। बात वही है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसमें भी लिखते हैं कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए polar dielectric have permanent dipole moment in the absence of external electric field। यहाँ पे हम टू टाइप्स के डायग्राम आपको दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्जों का इस तरीके से मॉलिक्यूल हो सकता है,
जब ये पूरे तरीके से बैलेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। बट अगर किसी तरीके से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे दे दें तो क्या होगा, ये सभी इस तरीके से कुछ सेपरेट हो जाएंगे, माइनस प्लस। इसमें जरूरी नहीं है और भी डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस और प्लस भी, तो ये टोटली इसीलिए सम होकर 0 हो जाता है। हम चाहे तो इसे ऊपर माइनस नीचे प्लस भी दिखा सकते हैं इस तरीके से। बट दूसरे केस में क्या होता है, जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड ऑन करते हैं तो यहाँ पे टोटली चार्ज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल जाता है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के माइनस की तरफ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव की तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो 0 के इक्वल नहीं होगा। चलिए हम लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 इस केस में। तो लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, कुछ नोट हम बताते हैं और इसी चीज को बार बार लिखा जा रहा है कि आप समझ जाए, बस लास्ट ही है, नोट में लिखिए। both polar and non-polar, both polar and non-polar dielectrics develop net dipole moment dipole moment in the presence of an external electric field this fact is called polarization of dielectrics. Dielectrics यानी एक्सटर्नल फील्ड में 0 के इक्वल नहीं होता है। अब यहाँ से अब हमें थोड़ा सा, अब हमें ज्यादा क्लियर होगा और आसान भी लगेगा। हम बात करेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी की। चलिए तो हेडिंग डालते हैं। ये चीजें जो ऊपर से रिजल्ट निकल के आया है हमने उसी को नोट में लिख दिया है कि आप हमेशा इसे ध्यान रखें। पोलराइजेशन डेंसिटी पोलराइजेशन डेंसिटी, सबसे पहले ये होता क्या है इसका डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम of a polarized dielectric is called
पोलराइजेशन डेंसिटी। तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। इसके नाम में ही हमें पता चल रहा है, इसके डेफिनेशन से ही हमें क्लियर हो जा रहा है, इसमें हमें बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है। निचले लाइन में आप देखिए इसको कैसे ड्राइव करेंगे। तो पोलराइजेशन डिनोटेड बाई पी वेक्टर, और P जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहां से डायरेक्टली का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट लेकर आते हैं। तो लिखते हैं वेयर is a constant and is also known as electric susceptibility। susceptibility उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा, बहुत काम का है, ये आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये रहा इसका बेसिक जो है। अब इसका एप्लीकेशन में हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मेनली बेस पे आ चुके हैं, और डाइलेक्ट्रिक का यहाँ पे यही रोल है कि हमें जो कैपेसिटर के अंदर लेकर आना है, उसके वजह से जो कैपेसिटेंस पे डिफरेंस आएगा या क्या होगा नया कैपेसिटेंस, इसी पे हमें डिस्कशन करना है। तो आइए हम लोग हेडिंग जो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड inside a dielectric, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक। अब इसे पहले समझिए, हम इसे एक बार समझा चुके हैं, लेकिन फिर से इसकी जरूरत है। कैसे? अगर हम कहें कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और हमने कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरीके से ले लिए। अब ऐसा नहीं है, इसका शेप हम नहीं बता रहे हैं, हमने बस ऐसा लेट कर लिया। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कौन सा बिहेव करेगा, ये यहाँ पे कौन सा डेवलप होगा, तो निगेटिव। पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, इस तरीके से। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल की बात करें तो हम उसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो ई इंड्यूस की बात करेंगे हम। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम इसी डायरेक्शन में मानते हैं कि ये ज्यादा होगा कंपेयर टू इस मॉलिक्यूल्स के, और वो ई को हम इस डायरेक्शन में मान लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है उसको लिखा जाए तो क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric is reduced। आपको यह कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट तो ये हुआ, और कैसे, तो ई नॉट ज्यादा है, और इसमें से ई नॉट ई इंड्यूस को, ये निगेटिव डायरेक्शन में होने की वजह से नेट तो हमारा ये आएगा, और इसके वजह से ये क्या हो रहा है, जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो कम होते चला जाएगा। जितना ही इंड्यूस आप डाइलेक्ट्रिक बढ़ाइएगा यहाँ से लेस होता चला जाएगा, और फाइनल में से लेस का मतलब क्या है, जो नेट आएगा वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक बढ़ाने से डिक्रीज कर रहा है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। अगर इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रीडिफाइन करना चाहते हैं, किस तरीके से, एक और तरीके से डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं, तो वो लिखने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसका हेडिंग कीजिए, या ऐसे लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर डिफाइन करें तो क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड in order to reducing reduce electric field inside it। अगर यहाँ पे बात करें तो हम ये दोनों वैल्यू ले चुके हैं, इनॉट और ई का रेशियो निकालना है हमें। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो इनॉट अपॉन ई। उम्मीद करते हैं डेफिनेशन इतना मुश्किल नहीं है कि समझ में ना आए। तो इस तरीके से अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो इनॉट को डाइलेक्ट्रिक से डिफाइन कर देना है डाइलेक्ट्रिक फील्ड में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या मिला, किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो लिखेंगे रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। इनसाइड इट। अब ये तो रहा हमारा डेफिनेशन। अब इसका एप्लीकेशन हमें मेनली देखना है, जिसके लिए हमने इस कंसेप्ट को सीखा है। तो आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं कि कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहले हम क्या क्या रख सकते हैं, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है, उसी में हम इसको फीड करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट ले लिए, एक पे पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट प्लेट इसे लेट कर लेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये समझिए कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेट और ये हुआ सेकेंड प्लेट, और इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, ये हमने फील्ड कर दिया कंप्लीट में, यानी कि पूरा डी डिस्टेंस के अंदर, जिसका वैल्यू के इक्वल है। अब हमें क्या निकालना है, नया कैपेसिटेंस निकालना है कि किसके इक्वल होगा। केवल हमने डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे फील्ड किया, हमें इतना पता है कि डाइलेक्ट्रिक लाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, तो होता किसके इक्वल है ये जानना है, पोटेंशियल जानना है, और साथ में कैपेसिटेंस जानना है। सबसे पहले अगर आपको याद होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सभी टर्म को यहाँ पे उठा के हम डालना चाहते हैं। सबसे पहले हम कुछ चीजें लेट करना चाहते हैं, जैसे कि कैपिटल ए इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट, प्लस माइनस कैपिटल क्यू, यानी कि चार्ज ऑन द टू प्लेट्स, साथ में प्लस माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, d इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट,
हम उसी डेरिवेशन को फिर से यहाँ पे रिपीट करना चाहते हैं। अब कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स टू प्लेट्स के बीच में कितना होगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वहां जो निकाला था, अब यहाँ पे ई नॉट से हम रिलेट कर ले रहे हैं, यहाँ पर भी आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के इक्वल है, एक्सटर्नल फील्ड जो है। तो ई नॉट इक्वल टू हमने क्या निकाला था, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का वैल्यू क्यू अपॉन ए यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए, हम इसे पहला इक्वेशन यहाँ पे ले लेंगे। अगर आगे बढ़े अगर तो हम कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक अंदर लाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो कहेंगे इफ इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पे लाया, इफ इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कितना होगा, इंड्यूस होने के बाद हमने ई मान लिया और ई कितना हुआ, अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था ई नॉट अपॉन क्यू, और इस तरीके से यहाँ ई नॉट का वैल्यू कितना है, तो यहाँ आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के ए, ये हो गया हमारा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अगर इसके वजह से हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। अब तो आदत सी हो गई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितना आया, Q के एप्सिलॉन नॉट A और साथ में D का प्रोडक्ट, ये हमारा पोटेंशियल हो गया। अब इसकी मदद से हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, और कैपेसिटेंस कितना होगा, यानी C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू का वैल्यू आप जानते हैं, सॉरी क्यू का तो क्यू ही है, पोटेंशियल हम निकाले हैं क्यू डी एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पे के के साथ, तो क्यू से क्यू, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वहां पे कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो कंपेयर कीजिए कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ के का प्रोडक्ट हुआ है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस के साथ जो रिलेशन है वो डाइलेक्ट्रिक का डायरेक्टली है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस भी साथ में इंक्रीज करेगा इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बाकी किस पे डिपेंड करता है, तो एरिया पे, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स और डाइलेक्ट्रिक पे भी डिपेंड करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे ये डेरिवेशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट हम लोग जो है डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके क्वेश्चनों के लेक्चर आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए हम नया हेडिंग डालते हैं, पार्शियली फील्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर पार्शियली फील्ड का मीनिंग क्या है पहले समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे कहेंगे कि एक कैपेसिटर ऐसा है, यानी कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में, हम पहले ही से जानते हैं इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे और इसका नेगेटिव है, और इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक लेकर आ रहे हैं जिसका थिकनेस T है, यानी कि पार्शियली फील्ड कर दिया हमने, फुल नहीं किया है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में फुलफिल था, यहां पे हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक लाए जिसका डाइलेक्ट्रिक वैल्यू K है और साथ में इसका थिकनेस T है।
इसका टोटल डिस्टेंस d है, एरिया ऑफ प्लेट सेम, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E नॉट मान ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ का अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम E से मान ले रहे हैं। ठीक है, अब इस बेस पे इस कैपेसिटर का भी डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होगा। जैसे कि वहां पे हमने ड्राइव किया था, सेम टू सेम यहाँ पर भी करेंगे, बाकी सारा कुछ सेम है। अभी अगर हमने किया है तो यहाँ पर भी सेम हम रख के चलेंगे। तो कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यहाँ पे E नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को पता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यहां से ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितना होगा, अगर E की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक स्लैब, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा, जो कि हमने लेट कर रखा है E इनसाइड, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, जो एक्सटर्नल है उसमें केवल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है, यानी कि Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट E। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, केवल एक वर्ड यहाँ पे एक स्टेप बढ़ेगा और जिससे ये ड्राइव हो जाएगा इजिली। नेक्स्ट देखिए, यहां पे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट किसके लिए हमने लिया है, तो एग्जिस्ट इन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस के लिए लिया है हमने, तो d माइनस टी के लिए लिया है। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड E लिया है हमने, वो किसके लिया है, तो डिस्टेंस t के लिए लिया है, डिस्टेंस t। क्लियर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना होता है, यहां से हम कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस d माइनस टी और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड E और डिस्टेंस t। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं दोनों का एक एक करके। यहाँ तो आया था Q नॉट और सॉरी Q अपॉन, देख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस t, और ये कितना आया था Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू Q। उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो कॉमन होगा वो किसके इक्वल होगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A के, और यहाँ से आएगा d माइनस टी प्लस T अपॉन K आ जाएगा। यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दो प्लेट के बीच में। अगर हमें कैपेसिटेंस चाहिए तो रूल तो आपको पता है फॉर्मूला, तो लिखते हैं कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V। चार्ज तो Q है, V के जगह पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस T अपॉन K। और यहां से चार्ज अगर कटता है तो हमारा कैपेसिटेंस जो आया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d माइनस टी प्लस T अपॉन K। उम्मीद करते हैं कि आप इस डेरिवेशन को समझ गए होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सीबीएसई में कई बार आया हुआ है, और इस पे न्यूमेरिकल भी काफी आते हैं, आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। अगर हम इस पे कुछ कंसेप्ट की बात करें तो आइए देखते हैं, इस पे एक दो कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक कैपेसिटर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका हमने डिस्टेंस d रखा, बाकी सेम हमने रखा है। इसमें क्या होता है, पार्टिकुलर हमने डाइलेक्ट्रिक रखना शुरू किया, इधर से भी, इसमें बहुत सारे टर्म हैं। अगर इसे कहें इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, साथ में T1, T2, T3 थिकनेस है, यहाँ तक Kn आएगा और यहाँ तक Tn आएगा।
तो इसी फॉर्मूले में हम किस तरीके से पुट करेंगे, तो हम कहेंगे कि हमारा जो कैपेसिटेंस सी होगा एप्सिलॉन नॉट ए होगा, इसीलिए प्लेट सब सेम है, साथ में डी माइनस टी है तो टी के जगह पे T1 प्लस T2 प्लस T3 डेटा डैश Tn और प्लस T1 अपन K1 प्लस T2 अपन K2 प्लस डेटा डैश Tn अपन Kn। अगर हम कहें कि जो d डिस्टेंस है वो कैसे आता है, तो T1 प्लस T2 यहाँ सबके सम के इक्वल है, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटेंस आया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई T1 अपन K1 प्लस T2 अपन K2 डेटा डैश Tn अपन Kn के इक्वल यहाँ पे आया। इस तरीके से ये आपको ध्यान रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। इस तरीके से जितना भी इसमें अच्छे कंसेप्ट से जितने भी कंसेप्ट थे आपके एनसीईआरटी बेस्ड, हमने उन सभी पे डिस्कशन किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है।